Good morning all of you. This is DLED Haryana, first year class. Paper number 1 is going on with me and unit number 3 जो आज हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम लोग पर्सनालिटी पर आ गए थे. सो पर्सनालिटी का मीनिंग वगैरह मैंने सब लास्ट क्लास में समझाया था. आज का क्वेश्चन जो हमने करना है बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी. फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी हिंदी मीडियम में बेटा पेज नंबर 172, हिंदी मीडियम में पेज नंबर 172 एंड इन इंग्लिश मीडियम फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट. लेट मी चेक. यस 184 पेज नंबर इंग्लिश मीडियम में बेटा 184 और हिंदी मीडियम में 172 एंड 173. सो फैक्टर्स अफेक्टिंग का मतलब क्या हो जाता है, वो सारे कारक जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर इफेक्ट डालते हैं. इन फैक्टर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. बायोलॉजिकल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल, और दूसरे आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और तीसरे आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. सो जो आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं बेसिकली, जो बेसिकली हेरिडिटी से रिलेटेड होते हैं. जो जीन्स का इफ़ेक्ट बच्चे के ऊपर होता है उसकी वजह से, जैसे हमारा रंग रूप चेहरा ये सब हमारे पेरेंट्स की तरह फील होता है, हमारी हाइट, ठीक है, बालों का रंग, आँखों का रंग, ये सब मतलब ये जो क्वालिटी ट्रेट्स हमें मिलते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स जो हमें मिलते हैं, जन्म से मिलते हैं, ये आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आ जाते हैं. ठीक है. एनवायरमेंटल फैक्टर्स में वो फैक्टर्स आते हैं जो बाहर से हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं. वो मे बी स्कूल, सोसाइटी और घर, बाहर के जो एक्सटर्नल, हमारा खुद का खाना पीना, हमारी डाइट अच्छी, ये सब चीज़ें जो है ये बाहर से हमारे ऊपर इफेक्ट डालते हैं. और इसी तरह से तीसरे जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है जिन्हें हम मनोवैज्ञानिक कारक बोल रहे हैं, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो उसके अपने पर्सनल ट्रेट्स होते हैं. जैसे इंटरेस्ट हर किसी का पर्सनल अपना होता है, जिसकी वजह से आप किसी ना किसी ऑप्शन को अपने लिए चूज़ करते हैं. ठीक है. ऐसे ही एटीट्यूड सबका अपना अपना होता है. इंटेलिजेंस सबकी अपनी अपनी होती है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं. सो इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. बायोलॉजिकल फैक्टर्स जिन्हें जैविकीय कारक बोलते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिन्हें वातावरणीय कारक बोलते हैं, और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जिन्हें मनोवैज्ञानिक कारक बोला जाता है. ठीक है. सो यही वाले फैक्टर्स है. देखो आप यहाँ पर बायोलॉजिकल फैक्टर्स में इन्होंने फिजिकल स्ट्रक्चर लाइक कॉम्प्लेक्शन, हाइट, हेल्थ, ये सब चीज़ें. इसके अलावा इसमें सेक्स भी आ जाएगा क्योंकि वह भी जन्म से ही निर्धारित होता है. ठीक है, कि बॉय होगा या गर्ल, और उसकी वजह से दोनों की पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है. और इवन इसके अलावा जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, यानी हर ग्लैंड जो वर्किंग होती है सिस्टम, वो भी अगर नॉर्मल वर्किंग है तो हमारी पर्सनालिटी एक हेल्दी पर्सनालिटी होगी. लेकिन अगर कहीं भी हमारे अंदर इतने सारे ग्लैंड्स अपना अपना वर्क करते हैं, अगर वो ठीक ढंग से वर्क नहीं करते हैं तो उसका हमारी पर्सनालिटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है. ठीक है. सो ये हो गया हमारा. और दूसरे देखो इन्होंने कौन से फैक्टर्स, इन्होंने यहाँ पर दूसरे एनवायरमेंटल दिए ही नहीं हुए, हिंदी मीडियम में नहीं दिए हुए ना, नहीं दिए हुए. अब वो मे भी आगे आएगा, वो इट्स ओके. अगर नहीं आएगा तो इतना ही कर लो तो भी बहुत है, क्योंकि हमने फैक्टर्स करने हैं यहाँ पर. ठीक है. आगे नेक्स्ट देखो, इन्होंने फिर इसके बाद सीधा असेसमेंट दे दिया. इट्स ओके. पहला क्वेश्चन हमने क्या किया, वैसे मैंने तुम्हें बता दिया. ठीक है. एनवायरमेंटल में कौन से, अगर आपने इसको एक्सप्लेन करना हो तो आप एक छोटे से पैराग्राफ में बता सकते हो. इसमें वो सारी फोर्सेज आती है विच एक्सटर्नली इम्पैक्ट्स अपॉन द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन, जो बाह्य रूप से प्रभावित करती हैं. ठीक है. तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को, तो उसमें हमने बताया जैसे उसका न्यूट्रिशनल डाइट हो गया, उसका सोना हो गया, रेस्ट लेना हो गया, या उसके स्कूल हो गया, उसका नेबरहुड एनवायरनमेंट हो गया. ये सब चीज़ें जो बाहर से प्रभाव डाल रही हैं हमारी पर्सनालिटी पर, उन्हें हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स बोलते हैं. और जैसे मैंने साइकोलॉजिकल भी बताया, जो हर व्यक्ति के अपने अपने फैक्टर्स होते हैं, मनोवैज्ञानिक कारक. ठीक है. जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को राइज करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते हैं, जो हमारे अपने पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं. ठीक है. सो वहाँ पर हम उन फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं. अगर आएगा तो ठीक है, नहीं तो मैंने आपको बताया ये करना है. ठीक है. इसके अंदर अब देखो आगे नेक्स्ट आ जाता है. ये था पहला क्वेश्चन आज का, फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आ जाता है बेटा फैक्टर्स के बाद असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी.
असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है कि इसका जो आकलन है वो कैसे किया जाता है व्यक्तित्व का। आकलन का मतलब है कि अगर हम किसी को नापने बैठे तो हम दूध नापते हैं, कोई चीज़ नापते हैं, ऐसे ही हम व्यक्ति के अंदर ट्रेड्स होते हैं। सो ट्रेड्स मतलब अच्छे ट्रेड्स हैं या बैड ट्रेड्स हैं, मतलब गुड है या बैड है, या वो उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है। जैसे अलग अलग जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने मतलब अपने अपने हिसाब से जो है पर्सनैलिटी ट्रेड्स को कैटेगराइज किया है। अब इस पर्टिकुलर पर्सन में कौन से क्वालिटी ट्रेड्स, कौन से पर्सनैलिटी ट्रेड्स ज़्यादा है जिसकी वजह से हम इसे एक पर्टिकुलर ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, तो उसे हमें मेजर करना पड़ता है। सो यहाँ पर हम उसी मेजरमेंट को, उसी असेसमेंट को यहाँ सीखते हैं। उसके लिए हमें पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। सो वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कैसे की जाए एक व्यक्ति के बारे में, उसके कई सारे मेथड्स होते हैं। इसीलिए इसे बोला गया असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, कि आप किस तरह से उन क्वालिटी ट्रेड्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक व्यक्ति से कलेक्ट कर सकते हैं और उसके आधार पर हम उसकी पर्सनैलिटी को बता सकते हैं कि एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है, ठीक है, या कुछ और है। इज इट ओके? तो यहाँ हम उन्हीं मेथड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो दीज मेथड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। इन मेथड्स को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये इंग्लिश मीडियम में मिल गया बेटा सबको ये वाला क्वेश्चन? असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, पेज नंबर इज यस 190। अच्छा देखो, ये इसमें इंग्लिश मीडियम में ना ये फैक्टर्स दिए हुए हैं। इफ़ यू वांट टू नोट डाउन हिंदी वाले बच्चे तो आप कर सकते हो। जैसे इसमें होम और फैमिली आ गया पहला, यानी घर और परिवार। सो घर और परिवार जो है वो बाहर से प्रभाव डालता है बच्चे की पर्सनालिटी पर, ठीक है। किस तरह से फैमिली रिलेशंस हैं, आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बच्चे के साथ कैसा बिहेवियर करते हैं, किस तरह का उसे एनवायरनमेंट देते हैं। एक्चुअली फैमिली एंड जो मदर है वो दैट इज़ द फर्स्ट एजुकेटर, फर्स्ट इंस्टीट्यूशन फॉर द चाइल्ड टू प्रोवाइड एजुकेशन। तो इसलिए उसकी पर्सनालिटी पर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। दूसरा फैक्टर जैसे इन्होंने बताया, इसमें इन्होंने कई सारी चीज़ें बता दी। होम और फैमिली में पेरेंट्स एटीट्यूड टूवर्ड्स द चिल्ड्रन, यानी परिवार के अभिभावक, माता पिता। और दूसरा दृष्टिकोण, ठीक है, माता पिता का दृष्टिकोण बालक के लिए। सो ये फैक्टर हो गया। अब तीसरा इसमें आ जाता है साइज ऑफ द फैमिली, परिवार का आकार। सो अगर आकार बड़ा है, छोटा है, किस तरह से एक दूसरे से बिहेवियर करते हैं वो, मतलब जितने ज़्यादा लोग होते हैं तो हमें वैरायटी ऑफ बिहेवियर्स देखने को मिलता है। हमारे लैंग्वेज का डेवलपमेंट उस तरह से अच्छे से होता है जितने ज़्यादा लोगों के बीच में हम रहते हैं, तो ये भी एक फैक्टर हो जाता है। इसके अलावा फैमिली इंस्टेबिलिटी, समटाइम फैमिली में इंस्टेबिलिटी होती है कि जो आपस में वो, मतलब इसमें इसका मतलब ये हो गया कि उसमें स्टेबिलिटी की कमी है, लैक ऑफ स्टेबिलिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसको जिस तरह से रहना चाहिए स्थिरता की कमी है, पारिवारिक स्थिरता का अभाव। सो वो क्यों नहीं हो पाता? कई बार इधर उधर जाना पड़ जाता है या ट्रांसफ़र हो जाता है, और या कई बार वैसे ही अलग हो जाते हैं। सो इसकी वजह से कभी कोई फैमिली में जन्म लेता है, कभी किसी की मृत्यु हो जाती है। सो इन सब कारणों से स्टेबिलिटी नहीं होती है, तो उसका भी पर्सनालिटी पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, वैल्यू प्लेस्ड ऑन द सेक्स ऑफ चाइल्ड। यहाँ वहाँ तो अगर बायोलॉजिकल फैक्टर बताएंगे तो ओनली सेक्स ऑफ द चाइल्ड बताएंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स बताएंगे तो वैल्यूज़ की बात करें बेस्ड ऑन द सेक्स ऑफ चाइल्ड। सो वैल्यूज़ का मतलब क्या हो गया? मूल्य है जो किस आधार पर दिए जाते हैं? लिंग के आधार पर, यानी कि बॉयज़ को अलग तरह का एनवायरनमेंट दिया जाता है और गर्ल्स को अलग तरह का एनवायरनमेंट दिया जाता है कि उन्हें एजुकेट करना है। कई फैमिलीज़ में आज भी जहाँ पर थोड़ा सा लोअर लेवल पे, जहाँ पे वो सब लोग काम करते हैं, मतलब मदर भी फादर भी, तो वो सिबलिंग्स को देखना होता है, तो वो क्या करते हैं, गर्ल चाइल्ड को बोलते हैं कि तुम्हें इसकी टेक केयर करनी है बच्चों की, और स्कूल नहीं भेजते हैं, और जो खुद वो काम पे चले जाते हैं। तो मतलब ये सब चीज़ें क्या है, या पढ़ाना है तो सिर्फ बॉय को पढ़ाना है, गर्ल को नहीं पढ़ाना। ये सब थॉट्स अभी भी फैमिलीज़ में कई जगह पर फॉलो करते हैं। तो ये जो एक कारण है, जो आप वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हो, ये भी पर्सनैलिटी के ऊपर इफेक्ट डालता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बर्थ ऑर्डर, इवन गोल ऑफ द पेरेंट्स। गोल ऑफ द पेरेंट्स का मतलब होता है अभिभावकों का उद्देश्य है। सो अभिभावकों का उद्देश्य कैसा है, वो क्या चाहते हैं अपने बच्चे को, किस तरह का बनाना चाहते हैं। जैसे मुझे तो पता है कि मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है, खूब पढ़ाना है, उसे कहीं पे सेटल करना है। हर पेरेंट्स का अपना एक एम होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, उस हिसाब से वो वर्कआउट करते हैं और वही इफेक्ट हमारे बच्चे की पर्सनालिटी पर पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट आगे इन्होंने बताया बर्थ ऑर्डर। बर्थ ऑर्डर में जब पहला बच्चा पैदा होता है, उसकी ऑर्डिनल पोजीशन फर्स्ट हो जाती है, तो उसे हम बहुत ज़्यादा पैम्परिंग और वो सब भी देखते हैं। और अगर यही बर्थ ऑर्डर या सबसे छोटा होता है तो उसे भी काफ़ी अटेंशन, लेकिन जब बीच वाले बच्चे होते हैं उनको कम अटेंशन मिलता है। सम टाइम ये फील होता है उनको
ठीक है, तो ये भी एक कारण है हमारी पर्सनालिटी के ऊपर इफेक्ट डालने वाला, ठीक है। इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी हम किस तरह के लोगों से उठते बैठते हैं, मिलते जुलते हैं, और हमारे पास कितना फाइनेंशियली हम स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी फैक्टर्स हैं जो हमारी पर्सनालिटी के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे, डेथ ऑफ द पेरेंट्स समटाइम अर्ली एज में, माता पिता में से किसी एक की या दोनों की, मतलब अर्ली एज में जब बच्चा बहुत छोटा होता है या पैदा ही होता है समटाइम, तो डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से भी बच्चों की पर्सनालिटी पर इस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर इन्होंने दिया हुआ है इन्फ्लुएंस ऑफ द नेबरहुड, जो हमारे पास पड़ोस है उसका वातावरण, उसका प्रभाव। सो जो भी बच्चों के साथ बच्चे खेलते हैं, वो किस तरह का पॉजिटिव एनवायरनमेंट बच्चे को मिलता है, बहुत सारी चीज़ें, ऐसी फीलिंग्स, ऐसे ट्रेड्स बच्चे को ग्रुप में ही सीखने को मिलते हैं, जैसे हमारा कॉपरेशन हो गया, लॉयल्टी हो गया, ये भी चीज़ें हमारे अंदर बहुत कुछ डेवलप करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो स्कूल का एनवायरनमेंट। सो स्कूल के एनवायरनमेंट में देखो रोल ऑफ टीचर बताया हुआ है, अध्यापक की भूमिका, खुद टीचर की पर्सनालिटी बच्चे के लिए रोल मॉडल का काम करती है, आइडियलिस्टिक होती है, तो जिस तरह से टीचर करते हैं बच्चों के ऊपर उस चीज़ का इफेक्ट पड़ता ही है। दूसरा इन्होंने बताया क्लासमेट्स, जो क्लास के फ्रेंड्स हैं। फिर इसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ इमोशन, संवेगात्मक प्रभाव, हमारे अपने संवेग, तो ये भी होता है बिल्कुल कि एक हेल्दी पर्सनालिटी का मतलब है एक बैलेंस्ड इमोशंस। बैलेंस्ड इमोशंस मतलब द पर्सन हु कैन कंट्रोल हिज इमोशंस, ठीक है। सिचुएशंस तो होती हैं अलग तरह की, हंसना भी आता है, रोना भी आता है, डर भी लगता है, गुस्सा भी आता है, बट द पर्सन हु इज़ हेल्दी पर्सनालिटी, हु हैज़ हेल्दी पर्सनालिटी, उसे किसे कहेंगे? ऐसा जिसके पास हु कैन कंट्रोल और हु हैज़ बैलेंस्ड इमोशंस। इज़ इट ओके? तो यहाँ पर हम वो भी बात कर सकते हैं, ये भी पर्सनालिटी पर इफेक्ट पड़ता है। इवन सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंस, हमारा जो सांस्कृतिक प्रभाव है, हम जिस संस्कृति से बिलोंग करते हैं वह भी हमारे ऊपर दिखाई देता है। अगर हम बात करते हैं अमेरिका की गर्ल और हम बात करते हैं इंडियन गर्ल, तो दोनों की पर्सनालिटी बिल्कुल क्या है? टोटली डिफरेंट है। तो किस लिए? क्योंकि वहाँ का कल्चर, वहाँ की सभ्यता, वहाँ की सोसाइटी विच इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन सोसाइटी। इज़ इट ओके? सो ये डिफरेंस जो आएगा वो पर्सनालिटी पर सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंस उसे बताया जाएगा। हाँ जी, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी नहीं कराया, कोई बात नहीं, इसके बाद करा देती हूँ अभी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आगे, ये इकोनॉमिक हमने पढ़ लिया, पैसे से रिलेटेड हो जाता है। रैपिड सोशल चेंजेस, सामाजिक परिवर्तन जो जल्दी जल्दी होते रहते हैं, उसकी वजह से भी पर्सनालिटी पर इफेक्ट पड़ता है। कभी कुछ हो जाता है, कभी किसी चीज़ का इफेक्ट आ जाता है। सामाजिक रूप से कई तरह की परंपराएं, कई कुछ चीज़ें जो हैं वो उनमें बदलाव आते रहते हैं, तो जिसकी वजह से भी जो है पर्सनालिटी पर चेंज आता रहता है। इसके अलावा इन्फ्लुएंस ऑफ एटमॉस्फेयर, जिस तरह के वातावरण में हम रहते हैं, जैसे अब कई टाइम से अभी कोविड के बीच में हम लोग रह रहे थे, तो उसका इफेक्ट देख सकते हैं कि छोटे बच्चे जो पैदा हुए हैं उनको स्कूल जाने का मन ही नहीं करता। सो ये इफेक्ट भी पर्सनालिटी पर नज़र आता है। इज़ इट ओके? ठीक है। सो ये तो हो गया बेटा हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट जो मैंने बता दिया फैक्टर्स वाला, ठीक है। नाउ अब एक क्वेश्चन किसी ने बीच में से पूछा, ये मैं अभी बताती हूँ असेसमेंट वाला। पहले हम कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। टाइप्स क्या? क्वालिटी ट्रेट्स, पेज नंबर नहीं, वो एक मिनट मेरे को बता देना कौन से पेज पे है। इंग्लिश मीडियम में, एक मिनट वेट करो। हमने मीनिंग कर लिया था पर्सनालिटी का, कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैंने करवाए थे, ठीक है। इंटीग्रेशन, ठीक है। अभी पहले टाइप्स पर आ जाते हैं। टाइप से पहले का तो सारा हो गया ना। ट्रेट्स तो बेटा वही है, पर्सनालिटी ट्रेट्स कौन से पेज पे दिया हुआ था? 178 है। हाँ, तो ये ज़रूरत नहीं है आपको। सेंट्रल ट्रेट्स और कार्डिनल ट्रेट्स ये ऑलपोर्ट ने स्पेसिफिकली बताए हुए हैं। स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आता, जो उन्होंने डिवाइड करके बताया हुआ है ना, ये आपने नहीं करना, ठीक है। इसके बाद सीधा आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। क्योंकि टाइप्स ऑफ, जैसे वो भी टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी हैं, वो जो ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी ऑलपोर्ट ने बताए हुए हैं ना, वो भी टाइप्स ही हैं। तो हम टाइप्स में इतने सारे टाइप्स कर रहे हैं ना, वो ज़रूरत नहीं है करने की। आपको टाइप्स क्वेश्चन आएगा। इज़ इट ओके? तो वहाँ आप कोई भी टाइप्स बता सकते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं क्रैशमर के, शेल्डन के, जुंग के, ये वाले आपने सबसे इंपॉर्टेंट, आइंस्टाइन के, ये वाले सारे करने होते हैं, ठीक है। सो देखो इसमें सबसे पहला जो टाइप है वो कौन सा दिया हुआ है आपको? लेट मी चेक। क्रैशमर का दिया हुआ है ना बेटा, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में पेज नंबर 182। मैम हिंदी में 173 का लास्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिए।
बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब है बहुत सारे ग्लैंड्स जो वर्क करते हैं, हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं, उन ग्लैंड्स की वर्किंग की बात हो रही है। अगर हमारे शरीर में जितने भी ग्लैंड्स हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड है, डाइजेस्टिव है सिस्टम, तो ये सिस्टम्स और ग्लैंड्स अगर अपनी वर्किंग ठीक ढंग से करते हैं तो इससे हमारे मतलब जो हमारे इमोशंस हैं ना, ये उनको बहुत प्रभाव डालते हैं। अगर इनकी वर्किंग ठीक ढंग से होती है तो हम इमोशनली बैलेंस्ड होंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं होगी और उससे हमारी पर्सनैलिटी पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक है योगिता, इज इट ओके? अच्छा, हिंदी मीडियम में तो ना अभी टाइप्स आगे आना है शायद, मेरे ख्याल हिंदी मीडियम में टाइप्स वाला क्वेश्चन कहाँ पर दिया हुआ है? हिंदी मीडियम में तो बेटा टाइप्स दिए नहीं हुए, शायद इसीलिए आया नहीं है बीच में ना, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। हाँ, हिंदी मीडियम में तो टाइप्स भी नहीं दिए हुए हैं, तो उतना भी इसमें आएगा नहीं ना, शायद इसीलिए नहीं दिया होगा। ठीक है, मैं टाइप्स बता देती हूँ। पहला टाइप है क्रेशमर का। पहला टाइप किसका बताया हुआ है बेटा? क्रेशमर के टाइप्स जो होते हैं, क्रेशमर ने ना फिजिकल स्ट्रक्चर के बेस पे टाइप बताए हैं बेटा। फिजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर, जो हमारे शारीरिक संगठन होता है उसके आधार पर पर्सनालिटी को 4 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया है। तो वो 4 टाइप्स कौन कौन से हो जाते हैं? जैसे एस्थेनिक, एस्थेटिक, एथलेटिक और डिस्प्लास्टिक, 4 टाइप्स इन्होंने बताए हैं। ठीक है, कौन कौन से बताए हैं? एस्थेनिक, हिंदी इंग्लिश दोनों में एस्थेनिक ही कहते हैं। क्या बोलते हैं? एस्थेनिक। दूसरा एथलेटिक, तीसरा कौन सा हो जाता है? पिकनिक, पिकनिक। और 4th हो जाता है डिस्प्लास्टिक, डिस्प्लास्टिक। डिस्प्लास्टिक बताए हैं, ये 4 टाइप्स बताए हैं इन्होंने ये शारीरिक संगठन के आधार पर, शारीरिक संरचना के आधार पर ये टाइप्स बताए हैं। जिसमें जो पहला एस्थेटिक होता है ना, एस्थेनिक वो टाइप होता है पर्सनालिटी का जहाँ पर हम बहुत पतला और बहुत लंबा दुबला व्यक्ति देखते हैं, जो बहुत ही इतना पतला होगा, मतलब क्योंकि हम शारीरिक संरचना की बात कर रहे हैं, तो जो इतना पतला होगा कि उसे कह दो हड्डियों का ढांचा। तो जब इस तरह की पर्सनालिटी की बात की जाती है जो बहुत कमज़ोर है, दुर्बल है, बहुत पतला है, ऐसी आइसोलेटेड है, अकेला अकेला रहता है और उसे मतलब चिंता में रहता है हर समय इसी वजह से, तो ऐसे व्यक्तियों की पर्सनालिटी जो है वो किस में कवर अप होती है? एस्थेनिक में। ठीक है, और जस्ट इसका उल्टा कर देता है तो पिकनिक हो जाता है। पिकनिक वाला नाम से भी क्लियर हो रहा है, जो पिकनिक पर्सनालिटी के लोग होते हैं वो इसकी जगह मोटे, चुलबुले, चबी चीक्स और मतलब आराम पसंद, दूसरों के साथ उठना बैठना, मिलना जुलना और इजी लाइफ, इजी गोइंग पसंद होता है उनको। फ्रेंडली नेचर होता है, साथ में इजी गोइंग, किसी चीज़ की चिंता ही नहीं करते हैं, मतलब उनको बस अपने आप से मतलब हैप्पी रहना है। इजीली प्रॉब्लम्स अगर हो रही हैं सॉल्व तो भी ठीक है, और नहीं हो रही हैं तो भी लीव कर दो। इस तरह के जो लोग होते हैं जस्ट अपोजिट, उनको किस में कवर अप करेंगे? पिकनिक में। और तीसरा आ जाता है एथलेटिक। एथलेटिक में कौन आ जाता है बेटा? एथलेटिक में जो दोनों का मिक्सचर, आप ऐसे कह सकते हो, जो एक प्लेयर की तरह हम जिसकी पर्सनालिटी हम अपने हिसाब से मेजर करते हैं या हम देखते हैं, यानी वो जिसके ब्रॉड शोल्डर्स हैं, वो जिसकी हेल्दी पर्सनालिटी है, वो जो बैलेंस्ड ऑर्गेनाइज्ड है, वो जिसके इमोशंस कंट्रोल्ड हैं, तो ऐसी पर्सनालिटी जो अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको वो एक प्लेयर की तरह हैंडल करते हैं और उनको वो एक प्लेयर की तरह सॉर्ट आउट करते हैं। सो इस तरह की जो पर्सनालिटी होती है, जो ज़रूरत से ज़्यादा डरते नहीं हैं, ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा नहीं करते, ज़रूरत से ज़्यादा खुश भी नहीं होते,
मतलब वो हर सिचुएशन में एक नॉर्मली रहते हैं। तो ऐसी जो पर्सनैलिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? एथलेटिक, ठीक है। और एक डिस्प्लास्टिक में बताया गया मिक्सचर, जो इसके अलावा अदर कैरेक्टरिस्टिक्स रह जाते हैं जो मिक्सचर में आ जाता है, या कई बार पर्सनालिटी में ना फिजिकली कोई डेविएशन भी होता है, किसी का हाथ ना होना, पैर ना होना, ऐसे भी डेविएशंस आ जाते हैं। सो एवरीथिंग जो यहाँ पर आ जाती है वो सब किस में कवर होगी? डिस्प्लास्टिक में। समझ आ गया? ये 4 टाइप्स हमें किसने बताए हैं? क्रैशमर ने। तो आप बच्चे, हिंदी वाले बच्चे भी ऐसे ही लिख के नोट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा टाइप इसके बाद क्रैशमर के बाद जो है आपकी बुक में जुंग का दिया हुआ है। जुंग, इनका पूरा नाम है बेटा कार्ल जुंग, वैसे युंग भी बोल देते हैं, और जे से है तो जुंग भी बुक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। सो कार्ल जुंग, इन्होंने पर्सनालिटी को बेसिकली तो 2 में डिवाइड किया। वैसे तो इन्होंने 8 टाइप्स पर्सनालिटी के बताए हैं, ठीक है, लेकिन आपके बुक में जो इन्होंने सबसे ज़्यादा मेनली कैटेगराइज किया है वो 2 टाइप्स हैं, और तीसरा उसका मिक्सचर बताया हुआ है। सो पहला एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी जिसे बोलते हैं, दूसरा इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी, और तीसरा हो जाता है बेटा एम्बीवर्ट, उभयनिष्ठ। तो इसमें 3 टाइप्स कौन कौन से बताए गए हैं? एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट, ठीक है। सो बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयनिष्ठ। बहिर्मुखी का मतलब क्या होता है? ओरिएंटेड टुवर्ड्स आउटर वर्ल्ड, जिनका जो झुकाव होता है वे बाहर की तरफ होता है। बाहर की तरफ मतलब सोसाइटी की तरफ होता है, जिन्हें लोगों के साथ उठना बैठना, मिलना जुलना, फ्रेंड्स बनाना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, अपने प्लान्स शेयर करना, पिकनिक पर जाना, ये सब चीज़ें बहुत सब कुछ पसंद होता है। सो वो जिनका जो झुकाव होता है वो बाहरी दुनिया की तरफ होता है, सोसाइटी की तरफ होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रोवर्ट। दूसरी तरफ इसका उल्टा क्या हो जाता है? इंट्रोवर्ट, हु आर इंक्लाइन टूवर्ड्स इनर वर्ल्ड, जो अपने अंदर की तरफ उन्मुख होते हैं, जिनका झुकाव अपने अंदर की तरफ होता है। यानी वे जो अकेले रहना पसंद होते हैं, वे जिन्हें दूसरों के साथ इतना ज़्यादा मिलना उठना बैठना ज़्यादा पसंद नहीं होता, जो अपने डिसीजंस अकेले लेना पसंद करते हैं, जिन्हें किसी को अपने डिसीजंस में, अपने प्लान्स में इन्वॉल्व करने का मन नहीं करता, जो अपने आप अपने कामों को सॉल्व करना मतलब चाहते हैं, अपने आप से किसी से डिस्कस नहीं करते हैं, अपने आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोग किस में आ जाएंगे बेटा? इंट्रोवर्ट में। और एक होता है लेकिन हम लोग पूरी तरह से एक्सट्रोवर्ट और पूरी तरह से इंट्रोवर्ट नहीं होते हैं। तो ये तो उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक बताया जो पूरी तरह से एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट है, लेकिन एक्चुअल में जो पर्सन्स होते हैं वे सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली, किसी सिचुएशन में हम एक्सट्रोवर्ट बन जाते हैं और किसी सिचुएशन में हम पूरी तरह से क्या बन जाते हैं? इंट्रोवर्ट बन जाते हैं। तो वो जब दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास सिचुएशंस के अनुसार हो जाते हैं, यानी वे मतलब मनुष्य जो कुछ परिस्थितियों में बहिर्मुखी हों और कुछ परिस्थितियों में अंतर्मुखी हों, तो दोनों का जो मिक्सचर हो जाते हैं उनको क्या कहा जाता है बेटा? एम्बीवर्ट कहा जाता है। इज इट ओके? क्लियर हो गया? अब इसके बाद अगला टाइप जो बताया वो शेल्डन का है। शेल्डन का जो टाइप है ना बेटा, वो आपका ऑलमोस्ट क्रैशमर जैसा ही है, सिर्फ उन्होंने नाम बदल दिए हैं। तो इन्होंने नाम जो बताया है, जैसे पहला नाम बताया है एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक में ना पिकनिक स्टाइल होता है। एंडोमॉर्फिक कौन सा होता है बेटा? एंडोमॉर्फिक ये पिकनिक स्टाइल होता है। जो इन्होंने एंडोमॉर्फिक बताया, दिस इज जस्ट इक्विवेलेंट टू पिकनिक, ठीक है। इन्होंने साथ में थोड़े से फिजिकल फीचर्स के साथ साथ उनके बिहेवियर को भी डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है। सो एंडोमॉर्फिक ये हो गए। दूसरे आपके इन्होंने मेसोमॉर्फिक बताए हुए हैं। मेसोमॉर्फिक एथलेटिक टाइप के होता है, जिसको हमने बोला है ना कि बिल्कुल ही प्रॉपर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मेसोमॉर्फिक। और तीसरे होते हैं एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक एस्थेनिक स्टाइल के होते हैं। इज इट ओके? कौन कौन से हो गए हमारे? एक्टोमॉर्फिक, ऐसे ही लिखेंगे एक्टोमॉर्फिक, ठीक है। मेसोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक।
इज इट ओके? ये 3 टाइप्स जो हमें बताए गए हैं वो किसने बताए हैं? शेल्डन ने। ठीक है, समझ आ गया? सो बिल्कुल इक्विवेलेंट टू दिस है। और फिर आइंजैंग ने 4 टाइप्स बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट तो कार्ल यूंग वाले बताए हैं, और इसके अलावा साइकोटिक और न्यूरोटिक बताए हैं इन्होंने ना। आइंजैंग ने कितने टाइप्स बताए हैं? टोटल 4 टाइप्स बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? पहला तो एक्सट्रोवर्ट, जो आप सबको पता है क्या होता है। दूसरा बहिर्मुखी, यस, और इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी। तीसरा इन्होंने साइकोटिक बताया है एक, और एक न्यूरोटिक बताया है। ठीक है, सो न्यूरोटिक और फोर्थ क्या हो जाते हैं? साइकोटिक हो जाते हैं। ठीक है, सो ये कौन से हो जाते हैं? देखो, न्यूरोटिक जो टर्म है, ये वर्ड जो है ये किसने दिया था? फर्स्ट यूज्ड बाय न्यूरोटिक किसने? विलियम ने। ठीक है, विलियम कोलेंस ने इस टर्म को पहली बार यूज़ किया था, बट ये याद करने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। सो जो ये न्यूरोटिक वाले होते हैं ना, ये वो होता है विच इज़ अनेबल टू सेटिस्फाई हिज नीड्स फॉर द वांट ऑफ सेटिस्फेक्शन, सिक्योरिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट। उसे ये वाली फीलिंग जो होती है ना, वो हमेशा घबराहट रहती है, डर रहता है। न्यूरोटिक उस पर्सन को बोलते हैं जिसकी नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होती है हमेशा, जैसे एग्जामिनेशन फियर, ज़रूरत से ज़्यादा, कोई भी किसी तरह की एंग्जाइटी या फियर होगा ना, वो उनके ऊपर हावी रहता है हर समय। ठीक है, तो जिसकी वजह से इन्हें न्यूरोटिक कहा जाता है। और दूसरी तरफ जो साइकोटिक होते हैं वो कौन से होते हैं? विच आर सफरिंग फ्रॉम द डिप्रेशन, जो डिप्रेशन से सफ़र कर रहे होते हैं, जो मतलब एक तरह से रिजल्ट कह सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? साइकोटिक कहते हैं। ठीक है, दे आर सैड और हैव गिल्टी कॉन्शियस, मतलब हमेशा उन्हें गिल्टी फील होता है। दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट इन द सर्कमस्टांसेस, जिन्हें अपने जो वातावरण में समायोजन करने में परेशानी होती है, कठिनाई आती है, तो ऐसे लोगों को हम किस में कवर करेंगे? साइकोटिक में। ठीक है, बस मेन इनकी कंडीशन क्या होती है? हु आर सफरिंग फ्रॉम द डिप्रेशन। इज इट ओके? समझ आ गया? सो आई होप सो ये क्लियर हो गया अब हमें। और इसके बाद टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद हम जो अगला क्वेश्चन हम कर रहे थे वो कौन सा हमने करना था? यही सेम, असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। नाउ नेक्स्ट वन इज असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। सो आकलन कैसे किया जा सकता है? सो देयर आर 3 मेथड जिनके आधार पर हम पर्सनैलिटी को मेजर कर सकते हैं, उसको आकलित कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि ये व्यक्ति इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, तो उसे मेजर करना पड़ेगा ना, उसे टेस्ट दिया जाएगा या उससे सवाल जवाब पूछे जाएंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। तो वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के कई सारे मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने उसको सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला मेथड है सब्जेक्टिव मेथड, जिसे व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ बोलते हैं। दूसरा मेथड है ऑब्जेक्टिव मेथड, जिसे हम वस्तुनिष्ठ विधियाँ कहते हैं। और तीसरा मेथड हो जाता है हमारा प्रोजेक्टिव मेथड, जिसे हम प्रक्षेपण विधि कहते हैं। सो हाउ मैनी मेथड्स आर देयर? 3 मेथड्स, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड प्रोजेक्टिव मेथड्स। नाउ वन बाय वन के बारे में बात करते हैं। सब्जेक्टिव मेथड यानी कि व्यक्तिनिष्ठ विधि वो होती है जिसमें व्यक्ति से इंफॉर्मेशन ली जाती है, व्यक्ति अपने बारे में बताता है और हम उसके आधार पर उसकी पर्सनालिटी बता देते हैं। जैसे व्यक्ति खुद बता रहा है कि मुझे लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है, मुझे अकेले रहना पसंद है, तो आप उसको क्वालिटी ट्रेट्स के साथ जब मैच कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ये व्यक्ति तो इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सनालिटी है। तो यहाँ व्यक्ति के देखे गए आधार पर, उसके बताए गए आधार पर, जैसे लोग अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, अब जैसे महात्मा गांधी जी ने अपनी पूरी ऑटोबायोग्राफी लिखी तो हमने उसे पढ़ा, उसके आधार पर, उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स के आधार पर उन्हें बता दिया। ठीक है, कि उनमें कार्डिनल ट्रेट्स हैं या सेंट्रल ट्रेट्स हैं। जैसे अभी हमने बताया ना ऑलपोर्ट की पर्सनालिटी, तो ऑलपोर्ट ने पर्सनालिटी ट्रेट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जैसे हमने अभी देखे थे, सेंट्रल ट्रेट्स, कार्डिनल ट्रेट्स और थर्ड वन इज सेकेंडरी ट्रेट्स। तो वो उन्होंने बताए हुए हैं। ठीक है, तो जो सब्जेक्टिव टाइप होता है, मतलब सब्जेक्टिव होता है, उसके अंदर क्या होता है कि व्यक्ति जो बताता है ना, उसके आधार पर उसकी पर्सनालिटी को हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं इसमें क्या होता है, व्यक्ति नहीं बताता, बल्कि जो ऑब्जर्वर है, जो असेसर है, वो खुद से असेस करेगा। कैसे? जैसे ऑब्जर्व करके, जैसे मेरे सामने मेरा बच्चा खेल रहा है, मैं उसे ऑब्जर्व कर रही हूँ। क्लासरूम में टीचर है, वो बच्चों को ऑब्जर्व कर रहा है कि हाँ ये सबसे बात करता है, ये नहीं करता। तो जब आप खुद से किसी को ऑब्जर्व करते हो तो वो ऑब्जेक्टिव मेथड हो जाता है। और तीसरा आ जाता है प्रोजेक्टिव। यहाँ पर ना तो व्यक्ति अपने बारे में बताता है, ना हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि वो कैसा कर रहे हैं, लेकिन हम उसे एक अलग ही सिचुएशन दे देते हैं और उसके अंदर जो उसके ये बेसिकली ना फ्रायड का एक तरह से मेथड को इन्होंने यहाँ फॉलो किया। जैसे फ्रायड जो थे ना, उन्होंने
बताया हुआ है कि जो अनकॉन्शियस माइंड में हमारी कई सारे ऐसे थॉट्स और फीलिंग्स रिप्रेस हो जाते हैं, दब जाते हैं, और जिन्हें हम कभी भी बाहर निकालना नहीं चाहते। वो कहते हैं हम व्यक्ति तो सोचता है कि हमने उनको दबा दिया, अब हमारे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बट रियलिटी तो ये है कि हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। जब हम आगे व्यवहार करते हैं अपना, तो हमारे व्यवहार में वो चीज़ नज़र आती है। तो ऐसे ही अगर सपोज मान लो कोई व्यक्ति कोई चीज़ अपने बारे में नहीं बताना चाहता, जो या उसको पता, मतलब उसको मालूम ही नहीं है कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम भी है, या ऐसे कह लो कि उसके अनकॉन्शियस माइंड में वो फीलिंग्स और थॉट्स दबी हुई हैं जो बाहर नहीं निकल पा रही, तो प्रोजेक्टिव मेथड उस सिचुएशन में यूज़ किया जाता है कि वो जो चीज़ें हैं ना, वो किसी और सिचुएशन के थ्रू जब वो उसे देखेगा तो वो अपने आप बाहर निकल आएंगी। जैसे इसका एग्जांपल बता रही हूँ। फॉर एग्जांपल उन्होंने एक पिक्चर दिया जिसमें उन्होंने रेड कलर के मार्क दिए हुए हैं, तो एक बच्चे ने तो उसको देखकर बोला कि ये उगता सूरज है, तो ऑप्टिमिस्टिक नज़र आया, उसकी थॉट ऑप्टिमिस्टिक नज़र आई। लेकिन दूसरी तरफ एक बच्चे ने उसको बोला कि मुझे तो इसमें खून ही खून नज़र आ रहा है, क्योंकि रेड कलर है, वो उसमें ब्लड, मरे हुए लोग, उसे ये चीज़ नज़र आ रही है। सो यहाँ पर क्या है कि एक ऑप्टिमिस्टिक हो गया और दूसरा पैसिमिस्टिक, उस तरह से उसने शो किया। तो यहाँ पर ना सिचुएशन दी जाती है, उसके आधार पर व्यक्ति जो है ना, मतलब उसको देखकर वो अपने मन में तो उसे नहीं पता कि मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हम उससे निकालने के लिए ना हम उसे कोई ऐसे इमेज वगैरह देते हैं और वो उसे देख कर अब उसको वो बताता है, तो हम उसके आधार पर उसकी पर्सनालिटी को कैटेगराइज करते हैं। इज इट ओके? अब इसके अंदर आने वाले मेथड्स कौन कौन से हैं? इसके अंदर आने वाले मेथड जैसे पहले सब्जेक्टिव में आ जाता है, पहले आपका ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि आपने खुद से अपने जीवन का चित्रण जो है वो एक ऑटोबायोग्राफी के रूप में पूरा लिख कर दे दिया। अब जो भी व्यक्ति उसे पढ़ रहा है और उसके बाद वो आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स को मेजर कर पा रहा है, तो ये कौन सा मेथड हो जाता है? ऑटोबायोग्राफी। दूसरा मेथड इसमें आता है केस हिस्ट्री मेथड। केस हिस्ट्री एक तरह से क्या होता है, व्यक्ति के जीवन का, जो व्यक्ति की घटनाएं हैं, जीवन की इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हैं, उनको लेकर एक डिटेल में हम उसके बारे में जब स्टडी करते हैं, जब एक व्यक्ति डिटेल में अपने बारे में बताता है, तो दैट इज कॉल्ड एज केस हिस्ट्री मेथड। इज इट ओके? तीसरा मेथड कौन सा आ जाता है? साक्षात्कार विधि, यानी इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड क्या हो जाता है? जहाँ पर आप आमने सामने बिठा लेते हो और मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आप मुझे अपने बारे में बताते जाओगे, तब भी तो आपकी बताई हुई इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही मैं आपके बारे में डिसाइड कर रही हूँ। तो ये इंटरव्यू मेथड होता है। ये फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, जहाँ पर किसी मुद्दे पर बातचीत की जाती है। और इसके अलावा इंटरव्यू में दो कम से कम लोग होते हैं, एक इंटरव्यूअर होता है, साक्षात्कारकर्ता जो साक्षात्कार लेने वाला होता है, और दूसरा होता है दूसरा होता है रिस्पोंडेंट, यानी उत्तरदाता, तो जो आंसर्स देता है, बात के जवाब देता है, और उसके आधार पर हम उसकी पर्सनैलिटी को मेजर करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड इंटरव्यू मेथड। एंड देन नेक्स्ट वन इज क्वेश्चनियर मेथड, प्रश्नावली विधि, जिसमें प्रश्न उत्तर दिए जाते हैं और मतलब प्रश्न दिए जाते हैं, प्रश्नों की सूची की ऐसी परिस्थिति हो तो क्या करेंगे, ये हो तो क्या करेंगे, और व्यक्ति वही अपने बारे में बताता चला जाता है, तो उसके आधार पर हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है और हम उसके बारे में डिसाइड करते हैं। ठीक है, आगे दूसरे आते हैं ऑब्जेक्टिव मेथड। ऑब्जेक्टिव मेथड में व्यक्ति नहीं बताएगा, हम खुद से उसको मेजर करेंगे। सो यहाँ पर आपका जैसे आ जाता है ऑब्जर्वेशन मेथड, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये परिस्थितियों में क्या क्या कर रहा है। इसे जैसे इसको प्लेग्राउंड का सिचुएशन है, तो वहाँ पर ये बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है या अकेला बैठ के लंच कर रहा है कॉर्नर में, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं टीचर, तो उसके बेस पे जो है हम उसकी पर्सनालिटी को मेजर कर रहे हैं। दूसरा आ जाता है इसी के अंदर सिचुएशनल टेस्ट। सिचुएशनल टेस्ट भी एक तरह का ऐसा टेस्ट दिया जाता है जिसमें सवाल होते हैं और सिचुएशन बेस्ड होते हैं कि अगर आपके पास एकदम सांप आ जाए तो आप क्या करोगे, तो एक सिचुएशन अराइज की जाती है, तो उसके बेस पर हम उसकी पर्सनालिटी को मेजर करते हैं। रेटिंग स्केल में रेटिंग देने के लिए कहा जाता है। रेटिंग स्केल एक तरह का स्केल होता है। रेटिंग का मतलब होता है बेटा आपकी ओपिनियन यानी राय, और मापनी, इसे क्या बोलते हैं? रेटिंग मापनी कहते हैं हिंदी में। सो रेटिंग मापनी का मतलब क्या होता है? रेटिंग मतलब ओपिनियन यानी राय, और राय को मापना। सो राय को कैसे मापना? इसके स्केल होते हैं। स्केल हमेशा कैसे वर्क करता है? स्केल में हमेशा 0 होगा पॉइंट, और 0 के ऊपर होंगे +1, +2, +3, और 0 के नीचे होंगे -1, -2, -3। तो मिनिमम 3 तो सब में ही होंगे, एक 0, एक +1 और एक -1, और अगर उसके ऊपर और ले जाएं तो +2 और नीचे -2। रेटिंग स्केल में कभी भी ये नहीं हो सकता कि ऊपर ही 0, 1, 2, 3 हो और नीचे वाले ना हो, तो इसलिए यहाँ पर एक होगा एवरेज, एक होगा अबव एवरेज और एक होगा बिलो एवरेज। सो यहाँ पर जैसे आपको किसी फ्रेंड के साथ बैठना कितना पसंद है,
न्यूट्रल, बहुत अच्छा या बिल्कुल भी अच्छा नहीं। सो अगर एक चीज़ के एक पहलू 0 से ऊपर जाएगा, न्यूट्रल से ऊपर जाएगा, तो एक न्यूट्रल से नीचे भी जाएगा। तो इस आधार पर अगर आप इस स्केल को डिवाइड करते हैं तो ये 3 पॉइंट स्केल भी होता है, मिनिमम 3 से ही शुरू होता है, उसके बाद 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, और 9 भी हो सकता है, और मैक्सिमम 11 तक जाता है। इज इट ओके? रेटिंग स्केल जो होता है। तो इस तरह से रेटिंग करके हम जो है व्यक्ति की पर्सनालिटी को मेजर करते हैं। एंड द लास्ट वन इज द सोशियोमेट्रिक मेथड। सोशियोमेट्रिक मेथड क्या होता है हमारा? समाजमिति विधि। इसे जे.एल. मोरेनो लेकर आए थे, जे.एल. मोरेनो इस मेथड को लेकर आए थे, सोशियोमेट्रिक मेथड, समाजमिति विधि। और इस मेथड के अंदर क्या होता है बेसिकली, ये जो मेथड है ना पर्सनैलिटी ट्रेट्स में सिर्फ उन ट्रेट्स को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है जो सोशल होते हैं। जैसे आपका समाज में एडजस्टमेंट, कोई व्यक्ति, कोई बच्चा ये चाहता है कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं बनता, कोई बच्चा ये मतलब ये जानना चाहता है कि मैं जिससे भी फ्रेंडशिप करता हूँ वो मेरे से लड़ाई क्यों कर लेते हैं, मैं जिसके साथ भी रहना चाहता हूँ वो मेरे से दूर क्यों हो जाता है। मतलब वो ये अपने बारे में जानना चाहता है, वो फ्रेंडशिप करना चाहता है लेकिन कोई उससे फ्रेंडशिप नहीं करता। तो अब उससे रिलेटेड उससे जो सवाल पूछे जाएंगे या उसका जो टेस्ट लिया जाएगा या उसकी कैसी पर्सनैलिटी है वो मेजर किया जाएगा, तो वो सोशियोमेट्रिक मेथड है। इज इट ओके? वहाँ पर सवाल भी किस तरह के होंगे इस तरह के टेस्ट में? जैसे आपको किन 2 फ्रेंड्स के साथ बैठना सबसे ज़्यादा पसंद है, किन 2 फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पर जाना पसंद है, मतलब इस तरह के सवाल होंगे जो समाज से संबंधित होते हैं, सोसाइटी सर्कल से रिलेटेड होते हैं, तो जिसमें बच्चे का सोशल एडजस्टमेंट चेक करने की कोशिश की जाती है। इज इट ओके? दैट इज कॉल्ड एज सोशियोमेट्रिक मेथड। फिर आते हैं लास्ट वन इज प्रोजेक्टिव मेथड। सो प्रोजेक्टिव में क्या आता है? प्रक्षेपण विधियाँ, जो थर्ड वाले आ जाते हैं। सो इसमें हमारा इंक ब्लॉट टेस्ट आ जाता है, रोरशा का इंक ब्लॉट टेस्ट सबसे पहला है, रोरशा का इंक ब्लॉट टेस्ट है सबसे फर्स्ट वन। सो रोरशा, इसे हरमन रोरशा 1929 में लेकर आए थे, हरमन रोरशा का टेस्ट है। इंग्लिश मीडियम में बेटा ये दिया हुआ है, हिंदी मीडियम में पेज नंबर 180 पर दिया हुआ है, और इंग्लिश मीडियम में भी दिया होगा ऑब्जेक्टिव, ये रहे, हाँ, प्रोजेक्टिव मेथड्स, यस, पेज नंबर 202 पर दिया हुआ है। यस, रोरशा का इंक ब्लॉट टेस्ट 202 पर इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है। मिल गया ना सबको? सो रोरशा का इंक ब्लॉट टेस्ट क्या है? इन्होंने, हरमन रोरशा ने इस मेथड को 1929 में दिया, जिसमें 10 तरह के कार्ड्स का प्रयोग किया गया है। वो जो 10 तरह के कार्ड्स हैं उसमें क्या है, पहले जो आपके 5 कार्ड्स हैं वो बिल्कुल काले रंग के, उसमें पिक्चर्स हैं, और जो 2 कार्ड्स हैं उसमें ब्लैक और रेड कलर के, और जो बचे हुए 3 हुए उसमें मल्टी कलर। इज इट ओके? 5, 2 और 3। 5 पूरे ब्लैक, 2 में ब्लैक और रेड, और जो बचे हुए 3 हैं वो मल्टी कलर। तो इस तरह के कार्ड्स हैं जो, जैसे इंक ब्लॉट का मतलब क्या होता है कि अगर आप इंक जो होती है ना फाउंटेन पेन की, अगर आप उसे कागज़ पे ड्रॉप करते हो तो वो क्या होगा, स्प्रेड हो जाती है, और कभी ध्यान से देखो तो आपको लगेगा ये कुछ ऐसा सा नज़र आ रहा है, किसी ऐसी चीज़ की शेडो नज़र आ रही है। तो यही कार्ड जब आप बच्चों को दिखाते हैं या व्यक्ति को दिखाते हैं तो उन्हें उस इमेज में कुछ नज़र आता है, क्योंकि वो अनस्ट्रक्चर्ड है, आपने उसे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि किस चीज़ की पिक्चर है, बट आपसे पूछा जाता है। तो जिस आधार पर आप उसे बताते हैं, जैसे ऑप्टिमिस्टिक थॉट के बेस पे बताया, जैसे अभी हमने बताया था कि जिसने बताया उसको उगता सूरज, तो वो ऑप्टिमिस्टिक में आ गया, लेकिन जिसने बताया उसमें ब्लड ही ब्लड नज़र आ रहा है तो वो उसके लिए क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। जैसे जो हर पिक्चर में ना नेगेटिविटी ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, उसकी थॉट ही वहीं लेकर जा रही होती है उसे, तो वो क्या हो जाता है, और मतलब पैसिमिस्टिक हो जाता है, नेगेटिव थॉट्स वाला हो जाता है। तो इन्होंने ना, हरमन रोरशा ने इस तरह से ये एक मेथड बताया जिससे हम, इसमें कई तरह के कार्ड्स, जो 10 कार्ड इन्होंने बोला, वो एक एक करके बच्चों को दिखाए जाते हैं, व्यक्ति को दिखाए जाते हैं, और उसके आधार पर उसकी पर्सनैलिटी को मेजर करने की कोशिश की जाती है। दिस इज द फर्स्ट मेथड। नाउ सेकंड मेथड इसमें आता है टैट है कि कौन सा वाला है, हाँ टैट ही है, TAT, थैमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। TAT जिसका नाम क्या होता है, थैमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। ये टेस्ट आया बेटा मॉर्गन एंड मुरे का। ये टेस्ट किसने दिया है, मॉर्गन एंड मुरे। मॉर्गन एंड मुरे ने इस टेस्ट को दिया, और जिसमें 30 पिक्चर्स दिखाए जाते हैं एट अ टाइम। कितने पिक्चर्स दिखाए जाते हैं, इसमें 10 कार्ड्स है ना, इसमें 30 पिक्चर्स एक टाइम पर एक एक करके दिखाए जाते हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग है नेचुरली। 30 पिक्चर्स में क्या होता है, 10 पिक्चर्स में खाली मेल्स के पिक्चर्स होते हैं, और 10 में खाली फीमेल्स के पिक्चर्स होते हैं,
और 10 में मेल और फीमेल दोनों के पिक्चर्स होते हैं। ये बात समझ आई? 10 में खाली फीमेल्स, 10 में खाली मेल्स और 10 में दोनों के पिक्चर्स होते हैं। और फिर वही 1-1 करके ये कार्ड दिखाया जाता है और व्यक्ति से उसको देखकर स्टोरी लिखने को कहा जाता है। ये पिक्चर्स अनक्लियर होते हैं और आपको उसके ऊपर इमेजिन करने के लिए कहा जाता है और इमेजिनेशन के बेस पर स्टोरी लिखने के लिए कहा जाता है। अब जो ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होगा वो उसकी स्टोरी का एंड अच्छा करेगा, जो पैसिमिस्टिक होगा वो स्टोरी का एंड भी बैड करेगा, सबको मार देगा, मे भी कुछ भी ऐसा कर सकता है। सो हर व्यक्ति का अपना अपना स्टाइल हो सकता है। सो जिसकी वजह से हम उसकी पर्सनैलिटी को मेजर, क्योंकि ये सब चीज़ें ना हमने बोला कि जो अनकॉन्शियस माइंड में रिप्रेस थॉट्स होते हैं, दबे हुए विचार होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, भाव होते हैं, वे हमारे व्यवहार में कैसे भी नज़र आते हैं। उसका हमारे बिहेवियर पर जो हम व्यवहार करते हैं, एक्शंस हम करते हैं, बिहेवियर और एक्शंस पर उसका प्रभाव पड़ता है। इज इट ओके? सो ये हो गया हमारा थैमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम किस आधार पर उसकी पर्सनैलिटी को मेजर करेंगे, जैसे उसने उस पूरी स्टोरी को जो बनाया, हीरो किसे कहा और नीड उसने क्या दर्शाई कि हीरो को क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, या उसने रिजल्ट इसमें परिणाम, मतलब परिणाम उसने एंड कैसा किया स्टोरी का। सो इस आधार पर जो उसने स्टोरी कैसे बनाई उसके बेस पर हम व्यक्ति की पर्सनालिटी को मेजर कर देते हैं। ठीक है, तो दूसरा मेथड हो गया। थर्ड वन इज कैट होता है। कैट आ जाता है चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट। बेटा ये जो अपरसेप्शन टेस्ट है दोनों ही एक जैसे हैं, लेकिन चिल्ड्रन में स्पेसिफिकली वो बच्चों के लिए है, क्योंकि बाकी जो दो टेस्ट थे वो बड़ों के लिए थे, लेकिन ये जो टेस्ट है बच्चों के लिए। तो इसमें जो इमेजेस है ना वो बच्चों के अनुसार है, जैसे जंगल सीन हो गया, जानवरों की पिक्चरें हो गई। तो मतलब बच्चे को जो कार्ड दिखाया जाएगा 1-1 करके, उसमें पिक्चर्स जो होंगी वो बच्चों वाली होगी, इमेजिनेटरी वर्ल्ड से रिलेटेड, जो बच्चों को अच्छे लगते हैं, जैसे जंगल की स्टोरी सुनना, परियों की कहानियाँ सुनना और एनिमल्स की स्टोरी सुनना। तो इसमें वो सब चीज़ें होंगी। तो जैसे अगर एनिमल को कोई हर्ट कर रहा है या उसे कोई तंग कर रहा है, तो आप मतलब उसमें वही चीज़ें हैं कि मतलब अगर आपको स्टोरी बनाने के लिए कहा गया है तो आप उसकी स्टोरी को फिर एंड कैसे कर रहे हैं। उसे अच्छा लग रहा है, उसको मार दिया, खूब गंदे तरीके से मारा, उसे वो चीज़ अच्छी लग रही है, या उसे लग रहा है कि उसके मतलब उसको बुरा लग रहा है कि इसके साथ इतना बुरा हुआ तो ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब उसके हिसाब से हम मतलब उसमें किस तरह की थॉट है बच्चे में, तो वो चीज़ें हम उसमें जो उसके अनकॉन्शियस माइंड में, कई बार बच्चे बचपन में कोई ऐसी चीज़ देख लेते हैं जो वो किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते या भूल जाते हैं, लेकिन उनके बिहेवियर में वो चीज़ हमेशा के लिए रह जाती है, अटक जाती है। तो उसे ठीक करने के लिए इस तरह के टेस्ट यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, सो चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट जो है वो 1948 में डॉक्टर बैलेक लेकर आए थे। 1948 में डॉक्टर बैलेक, इसमें भी 10 तरह के कार्ड दिखाए जाते हैं जिसमें बच्चों को, और ये जो है ना टेस्ट 3 से 11 साल के बच्चों के लिए होता है। 3 से 11 साल के बच्चों के लिए इसे अप्लाई किया जाता है ज़्यादातर, क्योंकि ये बच्चों का टेस्ट है। इसमें 10 तरह के कार्ड होते हैं जिसमें जानवरों के पिक्चर, जंगल का पिक्चर इस तरह का दिया होता है, और बच्चे को कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। बच्चे अपने इंटरेस्ट, एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़, अपने इमोशंस का यूज़ करते हुए और उस स्टोरी को बना देते हैं। ठीक है, तो उसी के आधार पर हम उसके बारे में जज करते हैं। अगला मेथड आता है वर्ड एसोसिएशन। वर्ड एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? शब्द साहचर्य विधि। वर्ड एसोसिएशन में एक वर्ड मैंने दिया, उस एक वर्ड को सुनकर आपके मन में कौन सा शब्द आता है वो आप बताएंगे। तो जब इस तरह से हम यूज़ करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? वर्ड एसोसिएशन मेथड। और अगला कौन सा आ जाता है? सेंटेंस कंप्लीशन मेथड। वाक्य पूर्ति। एक सेंटेंस आपको इनकम्प्लीट दिया हुआ है और आपको बोला गया कि उसे आप कंप्लीट करके दिखाओ। तो अब कई बार जैसे स्टोरी को भी ऐड करने के लिए ऐसे कहानी पूर्ति भी आता है, सेंटेंस के साथ साथ स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट भी होता है। जैसे सेंटेंस इनकम्प्लीट दे दिया, जैसे कि अगर मैं पायलट होता तो अभी सेंटेंस को पूरा करके दिखाओ। ठीक है, और ऐसे ही स्टोरी को इनकम्प्लीट दे दी और उसका एंड बच्चों को लिखने के लिए कह दिया, तो उसके बेस पर भी हम उनकी पर्सनालिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्ले वे मैथड, ये सब तो फिर बहुत सारे हैं ही हैं। खैर लीव दिस, इतना बहुत है इसके अंदर। आगे नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद बेटा हमारा फ्रायड की थ्योरी दी हुई है आपकी बुक में, सबकी बुक में दी हुई है इंग्लिश हिंदी मीडियम में। सो आगे नेक्स्ट जो है फ्रायड, सिगमंड फ्रायड इनका पूरा नाम है। इनका पूरा नाम क्या है? सिगमंड फ्रायड, जिन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी पर्सनालिटी की दी हुई है। सिगमंड फ्रायड
सिगमंड फ्रायड ने बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी पर्सनालिटी की दी हुई है, साइको एनालिटिक थ्योरी। साइको एनालिटिक थ्योरी दी है इन्होंने, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है। इसके अलावा इन्होंने व्यक्ति के जीवन की जो अवस्थाएं हैं उसके लिए भी इन्होंने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी भी दी है अपनी, और इसके अलावा इन्होंने साइको डायनामिक थ्योरी भी दी है। तो इन्होंने 3 थ्योरीज दी हैं, जैसे साइको एनालिटिक थ्योरी, साइको डायनामिक थ्योरी और तीसरी कौन सी दी है, साइकोसेक्सुअल। ठीक है, मनोलैंगिक सिद्धांत, और ये होता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। नहीं, ये है मनोविश्लेषणात्मक, तो साइकोडायनामिक में भी डायनामिक का मतलब परिवर्तन होता है। ठीक है, खैर अब देखो इन्होंने ना 3 पार्ट्स में माइंड को डिवाइड किया है। जो माइंड का स्ट्रक्चर होता है ना उसे इन्होंने 3 पार्ट्स में बताया है कि हमारा जो ब्रेन होता है ना, ह्यूमन माइंड जो होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कैसे होता है? ह्यूमन माइंड में इन्होंने क्या बताया है, लेवल्स होते हैं ऑफ मेंटल लाइफ। मानसिक जीवन के 3 लेवल्स, 3 स्तर होते हैं। वो कौन कौन से 3 स्तर होते हैं? एक होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड, या इसी को हम प्री कॉन्शियस भी बोलते हैं बेटा, और तीसरा होता है अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड, इन्होंने कितने लेवल्स बताए हैं? 3 लेवल्स बताए हैं। कॉन्शियस माइंड को हिंदी में बोलते हैं चेतन मन, और इसे बोलते हैं अर्धचेतन मन, और इसे बोलते हैं अचेतन मन। ठीक है, सो जो हमारा सबसे पहला वाला है कॉन्शियस माइंड, ये क्या होता है? कॉन्शियस माइंड का मतलब होता है बेसिकली वो जिसमें हम अवेयरनेस, जो हमें अभी हमने सीखा, जो अभी हमने देखा, और वो हमारे कौन से माइंड में जाएगा? कॉन्शियस माइंड में, क्योंकि वो हमें अच्छे से याद है। लेकिन माइंड में क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ पुरानी होती है, जो आपने कल सीखा था, जो आपने परसों सीखा था, और जो अब आप आज सीख रहे हो, तो आज सीख रहे हो तो कल और परसों सीखी हुई चीज़ थोड़ी पीछे चली जाएगी ना। तो जब वो थोड़ी पीछे चली जाती है तो वो कहाँ पर आ जाती है? सबकॉन्शियस माइंड में। ठीक है, तो सबकॉन्शियस माइंड में वो क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें होती है जो आपने कल या परसों सीखी थी, लेकिन अगर आप उसे कोशिश करोगे, अभी आपके कॉन्शियस माइंड में वो नहीं है, लेकिन कोशिश करने पर आप उन्हें अपने कॉन्शियस माइंड में ला पाते हैं। इज इट ओके? सो दैट इज कॉल्ड एज सबकॉन्शियस माइंड। समझ आ गया? एवरीथिंग विच इज इन योर सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, और विच इज नॉट रिमेंबर एट दिस टाइम, बट इफ यू ट्राई टू bring it into your conscious mind, so and it can be brought into your conscious mind, it is called as subconscious mind. आप उसे ट्राई करते हो और वो आ भी सकती है, तो तब आप कहेंगे कि वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। जैसे आपके ड्रीम्स होते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में कुछ कुछ चीज़ें याद होती हैं, कुछ कुछ नहीं होती हैं वो, और आपने जो कल किया, परसों किया, उससे पहले किया, वो सब आपके कहाँ पर है? सबकॉन्शियस माइंड में। लेकिन अब क्या होता है, इन्होंने एक तीसरा माइंड बताया, अनकॉन्शियस माइंड भी बताया है। सो अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें जो बिल्कुल भी अभी हमें याद नहीं है, वो थॉट्स, वो अवेयरनेस जो अभी हम पूरी तरह से जो दब गई हैं, रिप्रेस्ड थॉट्स, रिप्रेस्ड फीलिंग्स, अनकॉन्शियस माइंड उनसे बना है। जो व्यक्ति को बिल्कुल भी, इसमें चाइल्डहुड मेमोरीज भी हो सकती हैं जो बचपन में दब गई लेकिन हमें याद ही नहीं है कि वो हमारे अंदर हैं और उन्हें अब निकालना बहुत ज़रूरी है। इज इट ओके? तो वो अनकॉन्शियस माइंड है। तो इन्होंने बताया कि जैसे बर्फ़ का पहाड़ होता है ना, इन्होंने उससे उसको आइसबर्ग के एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझाया है। बर्फ़ का जो पहाड़ होता है, अगर हम उसको ऐसे देखते हैं, ये ऐसे पानी में से वो निकल के और ऐसे ऊंचा सा नज़र आ रहा है, तो जो पार्ट उसका आप साफ देख पा रहे हैं वो, ये ज़्यादा बड़ा बन गया, रुको मैं, इस तरह से है, ठीक है। सो ऐसे समुद्र में से दिखाई दे रहा है, तो ये जो दिखने वाला पार्ट है जिसको आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं, ये कॉन्शियस होता है, ये कॉन्शियस पार्ट होता है। और जो पानी के अंदर है, दबा हुआ है, गहराइयों में है, इट्स कॉल्ड एज अनकॉन्शियस। और जो शैडो की तरह पानी के ऊपर देख पा रहे हो ना, पानी के ऊपर उसकी शैडो देख पा रहे हो, दैट इज
सबकॉन्शियस पार्ट। इज इट ओके? जो मिक्सचर से एक तरह से कह सकते हो कि बना हुआ है। ये 1/10 बताया है, बहुत ही थोड़ा होता है हमारे पास कॉन्शियस हिस्सा, आप सब चीज़ों को हर समय रिमेंबर नहीं रख सकते। और ये जो होता है ये 9/10 वाला पार्ट होता है। सो आई होप सो समझ आ गया ये वाला आप लोगों को। ये सब बातें इन्होंने बताई हैं। इसके अलावा इन्होंने 3 तरह के फीलिंग्स को डिस्कस किया है, इड, ईगो और सुपर ईगो। इन्होंने क्या बताया है? इड, ईगो और सुपर ईगो। इड सबसे छोटे व्यक्ति में होता है, इसे एनिमल टेंडेंसी बोलते हैं। एनिमल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि इड, वो अगर इड हमारे ऊपर हावी होता है व्यक्ति के ऊपर, तो वो अपनी हर ज़रूरत को उसी समय पूरा करना चाहता है। जैसे छोटे बच्चों में ऐसा माना जाता है कि उनमें इड ही होता है, क्योंकि वे स्टबर्न हो जाते हैं ना, जब उन्हें कोई चीज़ नहीं मिलती वो सड़क पर लेट कर रोना शुरू कर देते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड एज इड। ठीक है। सो इड किस लिए होती है कि ये ना एनिमल टेंडेंसी होती है इसमें, ये अपनी हर जिद को उसी समय पूरा करना चाहता है। और ईगो किससे होता है? ये प्लेजर प्रिंसिपल से गवर्नड होता है। प्लेजर का मतलब क्या होता है? उसी समय खुशी चाहिए, इमीडिएटली सेटिस्फैक्शन चाहिए, ये अपनी नीड को उसी समय सेटिस्फाई करना चाहता है। और जो ईगो होता है ना, ये किस प्रिंसिपल से? रियलिटी प्रिंसिपल से गवर्नड होता है। रियलिटी मतलब वास्तविकता। ये वास्तविकता देखता है कि अगर मतलब चॉकलेट थोड़ी देर में मिल जाएगी बच्चे को तो वो वेट कर लेगा। उसे रियलिटी पता है कि यहाँ कुछ भी ऐसी शॉप अवेलेबल नहीं है, तो वो वेट कर लेगा। सो जब हम रियलिटी समझने लग जाते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव व्यू की जगह ऑब्जेक्टिव व्यू आने लग जाता है, तो तब हम कहते हैं कि हमारे अंदर क्या डेवलप हो रहा है? ईगो डेवलप हो रहा है। तो यहाँ प्लेजर प्रिंसिपल था, यहाँ रियलिटी प्रिंसिपल आ जाता है। और फिर आ जाता है सुपर ईगो। सुपर ईगो जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? जो आपका वैल्यू प्रिंसिपल से बेस्ड होता है। वैल्यू मतलब क्या होता है? जहाँ मूल्यों की बात की जाती है। जैसे हमारे माता पिता, भाई बहन, इनसे हमें वैल्यूज़ मिलती हैं, और जब वैल्यूज़ मिलती है ना, तो हम सही और गलत, जैसे चॉकलेट खाने से दांत मेरे ख़राब हो जाएंगे तो मुझे चॉकलेट बिल्कुल नहीं खानी। सो जब बच्चा इस तरह से सोचने लगे, एक बच्चे को चॉकलेट पकड़ाई इड, तो उसे कहेगा कि अभी के अभी खानी है, कुछ मर्जी हो, वो किसी की बड़े की बात को सुनेगा ही नहीं, तो वो इड है। लेकिन अगर उसको ये चीज़ फील हो रही है कि नहीं, चॉकलेट खाने से क्या होता है कि दांत खराब हो जाते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं खानी, तो इसका मतलब यहाँ पर वो वैल्यूज़ को देख रहा है, तो ये सुपर ईगो है। लेकिन अब वो क्या है? वो कहता है कि चलो एक पीस खा लेता हूँ, और मतलब क्यों, इससे क्या होगा कि मेरा मुंह भी मीठा हो जाएगा और दांत में कीड़े भी नहीं लगेंगे और मैं ब्रशिंग भी कर लूँगा। तो जब वो ऐसा सोचे तो इसका मतलब वो बैलेंस कर रहा है। तो ईगो जो है ना, वो सुपर ईगो और इड में ना बैलेंसिंग का काम करता है, और उसको बैलेंस करके आप डिसाइड ठीक कर पाते हैं। इज इट ओके? सो ये हो गए 3 टाइप्स। अब नेक्स्ट क्लास में बेटा इसमें जस्ट एक एरिक्सन की थ्योरी बची है छोटी सी, वो आई टेक इन द नेक्स्ट क्लास, और उसके बाद हमारी बस 4th यूनिट आ गई है। हार्डली वैसे 5-7 मिनट का और है, तो हम इसे अगली क्लास में करेंगे, और उसके बाद हम 4th यूनिट जो है चाइल्डहुड वाली हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो आई होप सो आज की क्लास समझ आई। बाय बाय ऑल ऑफ यू।